बताना नहीं चाहूँगा, पर हकीकत है कि जिस तरीके से मेरे पिता के निधन के बाद अपनों ने ही अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए परिवार पार्टी को तोड़ने का काम किया, और ऐसे में बिहार के लोग, पासवान समाज के लोग जिस तरीके से सब एक साथ आकर सब ने मेरे सर पर आशीर्वाद का हाथ रखकर जिस तरीके से मुझे आगे बढ़ाने का काम किया, तो आज की तारीख में बिहार की 13 करोड़ जनता ही अब मेरा परिवार है। सर, आपने कहा कि जब पिताजी का निधन हुआ तो आपकी माँ और नानी को परिवार से निकाल दिया गया। उस स्थिति में जिस लोगों ने निकाला था उन्हीं पार्टी के साथ आप फिर हैं। भाई ये बहुत ब्लैक एंड वाइट तरीके से आप बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने निकाला था, किन की वजह से निकाला गया था। महत्वपूर्ण ये सवाल है, उस वक्त कौन लोग थे जो उस गठबंधन में थे, जिनको हमने तीसरे नंबर की पार्टी बनाया, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग मॉडल का जिक्र करते नहीं थकते थे। उन लोगों के द्वारा क्या षड्यंत्र रचे गए, किस तरीके से केंद्र को ब्लैकमेल किया गया कि अगर आप चिराग को नहीं निकालेंगे, चिराग का घर नहीं खाली करेंगे। तो ऐसे में भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो पर्दे के पीछे रहकर जिन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा परिवार को तोड़ने का, पार्टी को तोड़ने का। बहरहाल मेरी लड़ाई कोई घर परिवार को लेकर नहीं है, मेरे उद्देश्य बड़े हैं। मैं छोटी बातों में अपना समय ना व्यर्थ करूंगा, ना अपना ध्यान उस पर केंद्रित करूंगा। मेरा लक्ष्य बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाना है, उस उद्देश्य के साथ मैं आगे। सर, बिहार का सबसे जरूरी मुद्दा जो है शिक्षक नियुक्ति को लेकर है, और शिक्षक नियुक्ति में जितना मांझी ने बोला है कि यूपी में रामपुर एक विधानसभा क्षेत्र है जहाँ नीतीश कुमार अपने उम्मीदवार को उतारने जा रहे हैं, उसको ले इस सारी चीज़ों को लेकर ज़्यादा विद्यार्थी युवतियों को लिया गया है और बिहार के विद्यार्थियों को ठगा गया है। देखिए भाई, जिस तरीके से धांधली इस नियुक्ति में हो रही है, दिस इज लाइक एन ओपन सीक्रेट। हर किसी को पता है कि कैसे बैकडोर एंट्री की जा रही है, कैसे बैकडोर चैनल किया जा रहा है। मेरे मुख्यमंत्री की बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, प्रधानमंत्री बनने के वो सपने देख रहे हैं। ऐसे में डोमिसाइल नीति को हटाने का फैसला यकीनन उसी उद्देश्य के साथ किया गया है, ताकि वो देश भर में दिखाएं कि देखिए बिहार में हमने इतने लाखों लोगों को देश भर के रोजगार दिया। जो मुख्यमंत्री बिहार में बिहारियों को रोजगार नहीं दे पा रहे, वो देश भर में रोजगार का ड्रामा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में हम लोगों ने देश भर से इतने लोगों को रोजगार देने का काम किया। यकीनन मेरे मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षाएं संभवतः आगामी चुनाव को भी लेकर हैं। अब वो चुनाव खुद लड़ते हैं नहीं लड़ते मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी पीढ़ी को कम से कम ये याद नहीं है कि आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने कब चुनाव लड़ा। ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जैसे ये बैकडोर नियुक्तियां कराते हैं वैसे ही बैकडोर से ये मुख्यमंत्री बने। एमएलसी के माध्यम से ये बार बार आते हैं और अपने आप को मुख्यमंत्री बनाते हैं, जो मुख्यमंत्री जनता के बीच ना जाते हैं। आखिरी बार कब इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, कब इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, कम से कम 2 दशक में तो किसी को याद नहीं। और आखिरी बार जो लड़े भी थे 2 जगह से लड़े थे, 1 जगह से हार गए थे, इस बात का डर भी इनको जरूर होगा। तो जो मुख्यमंत्री खुद कभी चुनाव ना लड़ते, ऐसे में वो जनता के दर्द को क्या समझेंगे। बट हाँ, आने वाले दिनों में अगर, क्योंकि ये चर्चाओं में चल रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश से वो चुनाव लड़ सकते हैं, संभवतः लड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार से तो वो नहीं लड़ पाएंगे। बिहार में उनको पता है कि कोई सीट ऐसी नहीं है, इंक्लूडिंग नालंदा, उनका अपना गृह जिला, उनको पता है कि वो वहाँ से भी अगर वो जाके चुनाव लड़ेंगे तब भी उनकी जमानत जब्त होगी। तो जो बिहार की जनता ने जिनको नकार दिया हो, तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया हो, वो विकल्प बाकी राज्यों में तलाश करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में धांधली हुई है? बिल्कुल धांधली हुई है, लेन देन हुआ। जो मुख्यमंत्री बोलते हैं जीरो टॉलरेंस है हमारा करप्शन को लेके, इस मुख्यमंत्री से ज्यादा शायद ही किसी और ने करप्शन को टॉलरेट किया। भ्रष्टाचार इनकी नाक के नीचे होता है और ये आंख मूंद कर बैठते हैं। इनके अधिकारी, इनके विधायक, इनके सांसद, इनके मंत्री, और हर विभाग में बैकडोर चैनल खुले हुए। अगर आपके पास पैरवी है, अगर आपके पास पहुंच है और अगर आपके पास पैसा है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। पर अगर ये 3 चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो आप लाख काबिल हो। आप जाके देख लीजिए कैसे कैसे लोगों की भर्ती होती है। संभवतः कई तो उसमें से ऐसे हैं जिनको सिग्नेचर तक करना नहीं आता, उन लोगों को नियुक्त किया गया। अपने ही बेंचमार्क से बेहतर जिनके आए हुए हैं उन लोगों को ये लोग नहीं ले रहे, और जिनके बिलो द मार्किंग उनके पॉइंट्स हैं उनको ये लोग एकोमोडेट कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि
कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में ही हो रहा है। क्या छात्रों के साथ आपकी पार्टी रहेगी? बिल्कुल रहेगी भाई। मैं खुद युवा हूँ, छात्रों से मैं जुड़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ उनकी भावनाओं को, और मैं दूसरे राज्यों में भी जाता हूँ, और उन राज्यों में जब मैं जाता हूँ मुझे दुख होता है ये देखकर कि किस तरीके से बिहारी वहाँ पर रहते हैं, किस तरीके से उन्हें अपमानित किया जाता है, उनको चिढ़ाया जाता है ये दिखा कर कि अरे तुम उसी राज्य से हो ना जहाँ हवा में पुल गिर जाता है, तुम उसी राज्य से हो ना जहाँ बांध को चूहा कुतर जाता है। ये बता कर कितने बिहारी बच्चे हैं जो दूसरे राज्यों में जाकर बताने से शर्माते हैं कि हम बिहार से, और ये बिहार के हालात बन गए। आने वाले दिनों में देखिएगा बिहार एक बुजुर्ग प्रदेश बन के रह जाएगा। यहाँ पर अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो टोकिएगा, शायद ही कोई ऐसा सक्षम परिवार होगा जो सबसे पहले थोड़ा सा भी आर्थिक तौर पे सक्षम बनता है, अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजता है, और वो बच्चा बाहर जाता है, दूसरे राज्य में जाता है, वहीं पे शिक्षा पूरी करता है, रोजगार हासिल करता है, वहीं पे घर खरीदता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, और फिर उसी राज्य का होकर रह जाता है और बिहार में उसे प्रवासी कहलाया जाता है। ये परिस्थिति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बना दी। तो ऐसे में पूरी तरीके से छात्र युवाओं के हर समस्या के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जातीय जनगणना पर आपने कहा कि हमारे पासवान जाति की जनसंख्या को कम कर दिया गया है, क्या ये क्या आरोप क्या है? भाई ये बिल्कुल सही है। किससे पूछा इन्होंने? आप लोग मुझे बताइए ना, कितने लोगों के घर पे आया कोई पूछने? कितने लोगों से पूछा? आप ही लोग बता दीजिए, आप लोग के घर परिवार में। भाई हमसे तो नहीं पूछा किसी ने हमारी जाति के, हमारे गांव में भी नहीं पूछा। शहर बननी हम गए पूछे, वहाँ पे अधिकांश लोगों से हमारे गांव में भी नहीं पूछा गया कि तुम किस जाति से हो। तो ऐसे में अगर ये बंद कमरे में बने हुए आंकड़े नहीं है तो और क्या? कितनी ऐसी छोटी जाति, अनुसूचित जाति में जिनकी आबादी को कम किया गया, पिछड़ा वर्ग में, अति पिछड़ा वर्ग काफ़ी दिख रही थी। देखिए, सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुबह 11 बजे से अभी शाम तक 6 बजे तक आप लोगों ने साथ दिया, और काफ़ी अपार, जितनी मुझे उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा भीड़ थी। ऑल इंडिया पासवान एकता मंच के तत्वाधान में जो आज कार्यक्रम किया गया था, जिसका नाम था पासवान स्वाभिमान सम्मेलन, मैंने इससे पहले पासवान स्वाभिमान यात्रा निकाला था। आज दरभंगा जिला के तमाम पासवानों ने मुझे यह ताकत दी है कि मैं पासवान का नेतृत्व अब कर सकता हूं, और एक बार मेरे आह्वान पर सभी पासवान समुदाय के लोग सभी प्रखंड से, गांव घर से, टेम्पू, रिक्शा और बस से भर कर आए थे। मुझे यह बहुत खुशी हुई, और हमारा कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम रहा। वहाँ पटना से, बेगूसराय से, खगड़िया से, मुजफ्फरपुर से भी, पटना से अमर आज़ाद जी, चंदन पासवान जी, खगड़िया से शील कमल पासवान जी, बहुत सारे वक्ता जो हैं आए हुए थे। बंटू पासवान जी कटिहार से, सभी वक्ताओं ने पासवान समाज के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर प्रकाश डाला, और पासवान समाज का उत्थान विकास कैसे किया जाए उस सभी पे प्रकाश डाला। हमारे साथ कंधे में कंधा मिलाकर विश्वनाथ पासवान जी और भोला पासवान जी ऑल इंडिया पासवान एकता मंच के जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष जी नागेश्वर पासवान जी, IT सेल के जिला अध्यक्ष विकास पासवान जी, मुरारी पासवान जी कुशेश्वर स्थान के हैं, प्रखंड अध्यक्ष रामदयाल पासवान जी, लाल मोहर जी कुशेश्वर स्थान से हैं, बिरौल से बिजली पासवान मुखिया जी, सभी लोगों ने काफ़ी योगदान दिया। लाल पासवान जी कटका पंचायत के पूर्व मुखिया हैं, जो हमारे जिला प्रवक्ता भी हैं। अशोक पासवान जी जिला सचिव है, ललन पासवान जी प्रधान महासचिव हैं, धर्मेंद्र पासवान मुखिया जी नरपत नगर मधुबनी जिला अध्यक्ष, युवा प्रदेश अध्यक्ष आलोक देवराज जी ने, सभी लोगों का काफ़ी सहयोग, योगदान रहा, और सभी क्रांतिकारी साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत मिथिला के धरती पे किया हूँ। इसके लिए मैं धन्य हो गया, और मैं यह पहला कार्यक्रम अपने जीवन का, कार्यक्रम तो बहुत कार्यक्रम में शामिल हुए बिहार में, लेकिन आज अपना कार्यक्रम पहला करके देखा था कि हमारे बुलाने पर हम जिस समाज के लिए काम करते हैं, जिस समाज से हम भी अपेक्षा रखते हैं, वो समाज हमसे अपेक्षा रखता है कि नहीं, इसी के लिए इस कार्यक्रम का आगे भविष्य में क्या असर दिखेगा? इस कार्यक्रम का भविष्य में असर यही दिखेगा कि इस कार्यक्रम के तहत, ऑल इंडिया पासवान एकता मंच के तहत, समाज के जो शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं उनकी आवाज़ को उठाया जाएगा, संगठन को मजबूती प्रदान की जाएगी। और बिहार के 38 जिला में संगठन चल रही है, तमाम 6 राज्यों में भी चल रही है, दरभंगा में भी इस संगठन के माध्यम से मजबूती प्रदान मिलेगी, और जो कोई भी दिक्कत परेशानी हो किया जाएगा हमारे समाज के साथ, उसका यह सामाजिक कार्य करेगी यह संगठन। क्या इसमें है जाए कि पासवान गोलबंद होने के लिए आप अग्रसर है? पासवान गोलबंद होने की वजह यह है कि जो अभी वर्तमान सरकार है, तो वर्तमान सरकार ने, अभी बिहार सरकार जो वर्तमान सरकार है, उसके द्वारा जातीय जनगणना जो है उसको कम आंकड़ों में दिखाया गया है, जबकि
जातीय जनगणना जो है अभी हमारी आबादी 8% है और 1.25 करोड़ की जनसंख्या है। इसी आंकड़ा को कम दिखाया गया है, इसीलिए हम लोग गोलबंद हो रहे हैं, क्योंकि हमारे जो अभी वर्तमान सरकार है बिहार में वो दलित विरोधी सरकार है, वो पासवान विरोधी सरकार है। इसीलिए हम लोग उस दलित विरोधी पासवान विरोधी सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, एकजुटता का चट्टानी परिचय देने का काम कर रहे हैं। अपना परिचय। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पासवान उर्फ गुरुजी, मैं ऑल इंडिया पासवान एकता मंच का राष्ट्रीय महासचिव सह। देखिए, पासवान स्वाभिमान सम्मेलन रखा गया था, जिसका मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी मुख्य अतिथि थे और कुछ लेट से वो आए, जो उनका टाइम निर्धारित था। प्लेन का टाइम में कुछ अंतर होने के कारण वो लेट से आए। हमारे समाज के कई बुद्धिजीवी लोग यहाँ आए हुए थे, इस मंच पर विराजमान थे। कई गांवों के लोग यहाँ आए थे अपने समाज हित के बारे में बात करने के लिए, और ये समाज हित की बात अच्छे ढंग से किया गया। समाज के विकास और समाज की शिक्षा से जुड़े हुए कार्य पर जोर देने के लिए ये बात रखा गया।